हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कमलेश कुमार शुक्ला आप सबके सामने बीएड थर्ड सेमेस्टर का यह दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जो हिंदी पेडोलॉजी का दूसरा क्वेश्चन है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम इसको देखेंगे, इसका प्रश्न और उत्तर भी। तो क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के इतिहास पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के इतिहास पर प्रकाश डालिए, जिसमें है आधुनिक काल। आधुनिक काल की परिभाषा देखते हैं। आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अधिकतर विद्वानों ने 1900 विक्रम से माना है। आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल आदि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी युग तथा नई कविता के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया है। जैसे देखते हैं, आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायोत्तर युग और इसके नीचे है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवलेखन। इसको आसानी से याद करने के लिए, इसके क्रम को याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी यहाँ पे बनाया है। इसे देखते हैं। भारतेंदु और द्विवेदी ने छाया और छाया के उत्तर में प्रगति के साथ प्रयोग करके नई कविता लिखी। जिसे याद कर सकते हैं, भारतेंदु और द्विवेदी ने छाया और छाया के उत्तर में प्रगति के साथ प्रयोग करके नई कविता लिखी। इसको हम रिपीट करके याद कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग सन 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। यह काल आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। रीतिकाल में कवियों का नाता रिश्ता जनजीवन से टूट चुका था। भारतेंदु युग के कवियों ने इस संपर्क को फिर से स्थापित किया और जनभावना को वाणी दी। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा तो बन चुकी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में भाषा ब्रज भाषा की ही प्रधानता रही। काव्य विषय की दृष्टि से भी नवीनता आई। गद्य के क्षेत्र में जहाँ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि का विकास हुआ, वहाँ काव्य के क्षेत्र में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि विषयों का समावेश हुआ। भारतेंदु काल के विकास में भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग की रचनाएं तो खड़ी बोली में लिखी गई, लेकिन कविताएं ब्रजभाषा में ही लिखी गई। ध्यान देना, भारतेंदु युग की गद्य रचनाएं तो खड़ी बोली में लिखी गई, लेकिन जो कविताएं थी वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के अवतरित होते ही खड़ी बोली का आंदोलन तीव्र गति से चला। द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर अनेक तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में रचना की। इस युग की कविता इतिवृत्तात्मक तथा वर्णन प्रधान थी। खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाया गया। अगला हम देखते हैं छायावादी युग। ये जो छायावादी युग है, छायावादी युग द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आया। विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों का विक्षोभ और असंतोष वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए मचल उठा। वास्तव में छायावादी काव्य द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, करुणा और नैराश्य भावुकता के साथ चिंतन की भी प्रधानता है। जीवन की चिरंतन समस्याओं पर भी इस युग के कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना भी इस काल के काव्य में मिलती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि छायावादी युग में मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना भी इस काल के काव्य में मिलती है।
अगला हम देखते हैं छायावादोत्तर युग। छायावाद के बाद जो युग आता है उसे छायावादोत्तर युग कहा गया। विदेशी शासन के दमन चक्र और शोषण के भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई पीड़ा को छायावादी कविता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण कहा जाता है। इसी जन पीड़ा के आर्तबोध को लेकर प्रसाद, निराला और पंत अपने मनोलोक की भावना और कल्पना के प्रदेशों से निकलकर यथार्थ की कठोर भूमि पर उतर आए। प्रसाद ने कथा साहित्य, पंत ने काव्य रचनाओं और निराला ने गद्य एवं पद्य दोनों ही विधानों में अपने चारों ओर के कठोर यथार्थ का चित्रण करने वाली रचनाएं उपस्थित की। जीवन का यह नया यथार्थ अपने समुचित विकास के लिए नए जीवन दर्शन की अपेक्षा रखता था। मनुष्य के भीतर की घुटन, निराशा, चिंता, कुंठा आदि से व्यक्तित्व को खंडित करने वाली अनेक वृत्तियां बड़ी सरगर्मी से चक्कर लगा रही थी। तो छायावादोत्तर युग के बाद हम देखेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रगति से हम याद कर सकते हैं कि यह साहित्य की एक प्रवृत्ति है। प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावादी कविता बाह्य जगत से विमुख हो पूर्णतया अंतर जगत की ओर उन्मुख हो गई थी। परिणामतः काव्य जीवन से पलायन की प्रवृत्ति प्रधान हो गई थी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद का उदय हुआ। सन 1936 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में पढ़ रहे भारत के प्रगतिशील छात्रों मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर आदि के प्रयासों से हुई। इसके पश्चात सन 1938 में प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कवींद्र रविंद्र ने की। ध्यान देना कि जो प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसकी अध्यक्षता कवींद्र रविंद्र ने की। प्रगतिवादी काव्य में सरलता और सहज बोधगम्यता है। मुक्तक और अतुकांत छंदों के साथ गीतों तथा लोकगीतों की शैली का भी प्रयोग हुआ है। शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि कवि भी अपने परवर्ती काल में प्रगतिवादी रचनाएं लिखने लगे थे। प्रगतिवाद के अन्य कवियों में शंकर शैलेंद्र, मलखान सिंह सिसोदिया, मन्नूलाल शर्मा शील, डॉक्टर महेंद्र भटनागर, सुदर्शन चक्र, पद्म सिंह शर्मा कमलेश, चंद्रदेव शर्मा, गणपति चंद्र भंडारी, विजय चंद्र मेघराज, मुकुल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब प्रगतिवादी कवि थे। आगे हम देखते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद छायावादोत्तर काल में प्रयोगवाद के समानांतर हिंदी कविता में व्यक्तिवाद की परिणति घोर अहमवादी, स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक, उच्छृंखल और असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई। कविता की इस प्रवृत्ति का नामकरण प्रयोगवाद किया गया। अज्ञेय जी ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है, क्योंकि वह एक तो सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेरित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की प्रक्रिया और साधनों का जानने को साधन है। प्रयोगवादी कवि किसी स्कूल के नहीं हैं, अभिराही हैं, राही भी नहीं वरन राहों के अन्वेषी हैं, अर्थात वो राहों को भी खोज रहे हैं। लेकिन जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद की सीमा को सन 1943 से 1953 तक स्वीकार किया गया। सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक, ध्यान देना कि जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ वो 1943 में हुआ, तथा सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक प्रयोगवाद के प्रमुख संग्रह हैं। अज्ञेय के ही संपादन में तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हम देखते हैं नई कविता। ये जो है अंतिम हेडिंग है इस क्वेश्चन का, नई कविता। नई कविता सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नवीन आंदोलन का प्रवर्तन हुआ,
जिसे विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई। नई कविता को प्रयोगवाद से अलग मानने वाले विद्वान इस परंपरा का सूत्रपात डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन 1954 ईस्वी से मानते हैं, किंतु नई कविता प्रयोगवादी आंदोलन की ही एक कड़ी है, न कि उससे पृथक या स्वतंत्र प्रवृत्ति। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता के संयुक्तांक 5-6 में लिखा है, नई कविता प्रयोगवाद के विरोध में नहीं आई, वरन उसको मुक्त भाव से आत्मसात करते हुए उसका आविर्भाव हुआ। व्यक्तिगत रूप से आज भी मैं दोनों के बीच किसी विरोध की स्थिति नहीं देखता, और यदि किसी को दिखाई देता है तो मैं उसे नई कविता के लिए अहितकर ही मानूंगा। अर्थात जो नई कविता है वह प्रयोगवाद का विरोधी नहीं है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।